Welcome, my dear student. Today we will discuss how to coagulate, how to precipitate colloidal solution. This is the video number 6 of surface chemistry. तो coagulate पहले आएगा क्वेश्चन को, व्हाट इज द coagulation या व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं? तो प्रेसिपिटेशन इज द सेटलिंग डाउन of the colloidal particle, settling down of the colloidal particle to the bottom of the colloidal solution. So there are various way to coagulate colloidal solution. तो कौन कौन से वेरियस में है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. पहला, by adding opposite charge colloids, opposite charge colloids. अगर हम किसी में भी कोई कोलाइड से ये अगर यहां ये कोलाइड्स कोई सॉल्यूशन है तो हम जानते हैं एवरी कोलाइडल सॉल्यूशन कैरी द चार्ज. इसमें कोई ना कोई चार्ज होगा. अगर हम इसमें इक्वल अमाउंट का अपोजिट चार्ज ऐड कर दूं, व्हेन वी ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज देन इट विल बी प्रेसिपिटेट. ये क्या होगा? ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा. व्हाई इट इज प्रेसिपिटेट? तब बोलोगे ड्यू टू द म्यूचुअल कैंसिलेशन ऑफ चार्ज एंड इट बिकम अ न्यूट्रल. जब न्यूट्रल बनेंगे तो कोलाइड पार्टिकल क्या करेंगे? आपस में एग्रीगेट होकर बल्कि साइज में बन जाएंगे. भाई इनमें अगर चार्ज हट जाएगा, ये जिसे मान लीजिए कोलाइड पार्टिकल है, इसको डिस्पर्स फेज पार्टिकल बोलोगे. तो अभी तो चार्ज है, इनमें कोई इक्वल चार्ज होगा. इनमें कोई इक्वल चार्ज, मान लीजिए निगेटिव है, ये निगेटिव है, सब निगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, तो आपस में जुड़ेंगे नहीं. दैट्स व्हाई दे विल स्कैटर्ड थ्रू आउट द सॉल्यूशन. लेकिन अगर इनमें चार्ज हट जाए बाय एडिंग अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या हो जाएंगे? दे बिकम अ न्यूट्रल. और न्यूट्रल आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे? बल्कि. और जब बल्कि हो जाएंगे तो ड्यू टू द इंफ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन. तो बाय एडिंग अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट. तो ये हो गया. दूसरा हम क्या बोले? तो दूसरा है बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसको कल भी बताया था. फोरेसिस आपको मैं कल भी बता दिया था कि जब व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट टू द कोलाइडल सॉल्यूशन देन द कोलाइड particle move toward the opposite charge electrode, that is known as the electrophoresis. जब वो अपोजिट इलेक्ट्रोड चार्ज पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली चार्ज का कैंसिलेशन हो जाएगा और दे बिकम अ न्यूट्रल. जब वो न्यूट्रल बन जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? बल्कि होकर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. एक चीज आप ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स डिपेंड ओनली टू फैक्टर. फर्स्ट is the Brownian motion and second one they carry the charge. अगर हम किसी भी कोलाइड पार्टिकल में चार्ज को हटा दें तो अल्टीमेटली दे एग्रीगेट, बिकम अ बल्की and under the influence of the gravity they will settle down. ओके, दूसरा हो गया. तीसरा, बाई you can say by boiling. अब बोलो सर ये कैसे पॉसिबल है बाय बॉइलिंग? तो ये भी पॉसिबल है बेटा. अगर हम किसी भी कोलाइड सॉल्यूशन को, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, मतलब कोलाइड पार्टिकल है और दिस इज द डिस्पर्सन मीडियम. तो इनमें क्या होंगे? दो लेयर होंगी, एक फिक्स लेयर होगी, एक
क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूज लेयर होगी, ये तो बताया था मैं। तो जैसे आप बॉयल करोगे तो पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल स्टार्ट टू वाइब्रेट, कोई पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू होंगे। जब वाइब्रेट करेंगे तो पहले क्या हट जाएगी, डिफ्यूज लेयर। व्हाई इट इज डिफ्यूज लेयर, क्योंकि वो बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और मैं हीट करूंगा तो जो कोलाइडल पार्टिकल पे फिक्स लेयर होगी वो भी ड्यू टू द वाइब्रेशन वो भी कोलाइडल पार्टिकल से हट जाएगी। तो कोलाइडल पार्टिकल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और जैसे ही कोलाइड पार्टिकल न्यूट्रल हुआ, जैसे ही कोलाइड पार्टिकल न्यूट्रल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, दे स्टार्ट टू एग्रीगेट, बिकम बल्की, एंड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी दे विल सेटल डाउन। हमें यही काम करना है, सेटल डाउन करना है, कैसे भी करो, बाय बॉइलिंग, बाय एडिंग द अपोजिट चार्ज कोलाइड्स, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। और एक है, मैं उसको बोल सकता हूं बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, आप बताओ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तुम ही बताओ बेटा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स which carry the positive negative charge, or you can say they carry the current in their molten state or in aqueous solution। जैसे NaCl है, अगर मैं इसको पिघला दूं तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन यूरिया में नहीं होगा, क्योंकि यूरिया में आयंस नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल नहीं है। तो बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसी बेस पे, एक एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स के बेस पे मैं, एक है तुम्हारे में, इसको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं मैं, और उसके बाद में जैसे मान लीजिए कोलाइड्स है कोई, समझना, फिर मैं हार्डी-सुलजे प्रिंसिपल बताऊंगा, और कोगुलेटिंग वैल्यू के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये है डिस्पर्स फेज पार्टिकल, जो बड़े बड़े साइज के हैं इनको हम बोलेंगे डिस्पर्स फेज पार्टिकल। क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज पार्टिकल। और जो छोटी साइज के हैं, ये जो छोटी साइज के हैं इनको हम बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम, जिसमें वो स्कैटर्ड रहते हैं। तो क्या हुआ है, दिस इज द डिस्पर्सन फेज, और जो हल्की साइज के होंगे दिस इज द डिस्पर्सन मीडियम। ये क्लियर हो गया। अब सपोज करो दे कैरी द नेगेटिव चार्ज, कोलाइड पार्टिकल कैरी द नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, ईच एंड एवरी पार्टिकल कैरी द नेगेटिव चार्ज। तो बोलोगे सर इससे क्या होगा। अब मान लीजिए हम इसको, हमें प्रेसिपिटेट करना है, तो हम प्रेसिपिटेट कैसे करेंगे, बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे मैं इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐड कर रहा हूं, करिए आप, तो इसके इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूंगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज ही तो इसको वो करेगा न्यूट्रलाइज, क्योंकि ये निगेटिव है। तो जैसे मैंने ऐड किया Al+3, Al+3, क्या हुआ, मान लीजिए एक हटा दे रहा हूं मैं, Al समझाने के लिए, Al+3। जैसे दूसरा मैंने ऐड किया Mg+2, तीसरा ऐड किया हमने K पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव तो ऐड करेगा इसको, क्या मेरी बात समझ दिखाई पड़ा तुम लोगों ने, इसमें ये ऐड करेंगे। तो आप दिमाग लगाना, अगर हम इसमें ये कोलाइड्स ऐड करेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड्स, एल्युमिनियम क्लोराइड इज द कैटलिस्ट। जैसे मैं इसको ऐड करूं तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल 2 मोल चाहिए, केवल एल्युमिनियम क्लोराइड के 2 मोल चाहिए। अब बोलोगे सर कैसे, क्योंकि 1 मोल में क्या है, 3 चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज। यहां कितने नेगेटिव चार्ज के कोलाइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। मैं इसे विजुअलाइज समझाने के लिए बोल रहा हूं, 6 पार्टिकल हैं नेगेटिव के, और यहां पे कितने हो गए,
2 इंटू 6 पॉजिटिव के हो गए, न्यूट्रल हो गए। ये कितना चाहिए? 3 मोल, 3 मोल चाहिए। और ये कितना चाहिए लाल? ये ओनली 6 मोल चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो मैं ये समझाने के लिए क्यों समझा रहा हूं, इसको आप समझ रहे हो? वाई वी मूव फॉर टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल। क्यों मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं? ऐसा इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिसका चार्ज ज्यादा होगा, जिसकी चार्ज की बैलेंसी ज्यादा होगी, वो इसको इजीली कोगुलेट कर लेगा या उसकी कम अमाउंट की क्वांटिटी लगेगी, और जिस पे चार्ज कम होंगे उसकी क्वांटिटी ज्यादा लगेगी। तो मैं क्या बोलूं कि कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग वैल्यू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग वैल्यू। देखिए इसका पावर ज्यादा है तो कोगुलेटिंग वैल्यू कम लग रही है, देखो 2 मोल लग रहे हैं। इसकी पावर उससे कम है तो कोगुलेटिंग वैल्यू बढ़ गई 3 मोल। और ये इसकी पावर सबसे कम है ये। तो इसको समझाने के लिए एक हार्डी-सुलजे प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने बताया था, तो मैं बता रहा हूं उसको। बेटा एक हार्डी एंड सुलजे रूल तुम्हारे में दिया गया है। व्हाट इज द हार्डी-सुलजे रूल? ये इसी कोगुलेशन पावर को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इनके अकॉर्डिंग कोगुलेशन पावर ऑफ एनी आयंस is directly proportional to the fourth power of valency of their ion। फिर से बोल रहा हूं, according to Hardy and Sulje rule, coagulation power of the ions is directly proportional to the fourth पावर ऑफ बैलेंसी ऑफ देयर आयंस। तो बैलेंसी, आयन की बैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा उसकी कोगुलेशन पावर होगी। जैसे मान लीजिए मैं यहां दूसरा ले लूं, अगर मैं यही ले लूं सल्फेट, यहां ले लूं क्लोराइड और यहां ले लूं फॉस्फेट, तो किसकी पावर ज्यादा है? इसकी पावर ज्यादा है। तो यहां पे फॉस्फेट की कोगुलेशन पावर इज मोर देन सल्फेट। सल्फेट हैज हायर कोगुलेशन पावर देन क्लोराइड। ओके, यही हार्डी-सुलजे रूल है। अब यहां देखिए कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोगुलेटिंग वैल्यू। तो पावर जितना ज्यादा होगा तो उसकी उतनी थोड़ी ही मात्रा लगेगी किसी को कोगुलेट करने के लिए। सिंपल सा रूल है। ओके, अब हम चल रहे हैं टू डिफाइन द कोगुलेटिंग वैल्यू। कोगुलेटिंग वैल्यू को हम लोग डिफाइन करने चल रहे हैं। डिफाइन द कोगुलेटिंग वैल्यू। कोगुलेटिंग वैल्यू, कोगुलेटिंग वैल्यू। अब कोगुलेटिंग वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जिससे वो कोगुलेट होता है। तो आप बोलोगे, आप इसको लिख भी लीजिए, इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर, which is sufficient to coagulate an colloidal solution within a 2 hour। अब क्या बोलोगे? It is the minimum required quantity, दोबारा बोलो, it is the minimum required quantity of electrolytes, किसमें? in millimole
तो क्या करना है, टू कोगुलेट एंड कोलाइडल सॉल्यूशन विद इन 2 आवर। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मिनिमम क्वांटिटी किसमें, मिलीग्राम मिलीमोल में, जो कि सफिशिएंट हो किसी कोलाइड सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए विद इन 2 आवर। ओके, इट इज द कोगुलेटिंग वैल्यू ए डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब हम आपको चल रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में डिस्कस करने। ओके बेटा, हम लोग अब प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, पहले यही क्वेश्चन आता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटी, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटी एट अ रिक्वायर्ड लेवल फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से इम्प्योरिटी को रिमूव करना एट अ रिक्वायर्ड लेवल, जहां तक कि हमें आवश्यकता हो, रिमूव कर देना इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। या बहुत जगह इट इज द रिड्यूसिंग द अनवांटेड पार्टिकल फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल्स। ये हो गया। अब कैसे हम इसको करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, तो एक है बाय डायलिसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। अब इसमें होता क्या है, डायलिसिस में क्या होता है, तो इन द डायलिसिस प्रोसेस रिमूविंग ऑफ impurity having less than 1 nanometer size through the semi permeable membrane by the means of diffusion। इसमें क्या होगा, एक सिंपल सा है कि इसमें कोलाइडल पार्टिकल को हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में ले लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन को। अब इसमें जो भी इंप्योरिटी होगी जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से कम होगी वो क्या होंगी, उनकी कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है और यहां कम है उनकी, तो हाई टू लोअर फ्लो कर जाएंगे, हाई टू लोअर फ्लो कर जाएंगे और उनकी इंप्योरिटी रिड्यूस्ड हो जाएगी। अब मेरी बात समझना, डिफ्यूजन होता क्या है, फ्लो ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे आपने परफ्यूम स्प्रे किया, पूरे रूम में फैल गया, तो क्या हुआ, वो हायर टू लोअर स्कैटर्ड हो गया। जैसे आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लें, उसमें पानी भरा हो और एक ड्रॉप इंक डालिए, देखिए इंक पूरे वाटर में डिस्पर्स हो जाएगा। कैसे डिस्पर्स हुआ, थ्रू द डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये क्लियर हुआ फंडा कुछ, ओके। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें कुछ इंप्योरिटी होगी। अगर इंप्योरिटी की साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होगी तो ऑलमोस्ट वो कोलाइडल में ही आ गया, कोलाइडल में ही आ गया। या उसको हम फिल्टर भी करके अलग कर लेते हैं। इनमें ये सुटेबल मेम्ब्रेन है, इनमें ऐसी जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से कम होगी तो इंप्योरिटी जो होगी वो उसकी डेंसिटी या उसकी कंसंट्रेशन यहां ज्यादा होगी जहां कोलाइडल सॉल्यूशन है, और यहां पे मीडियम में, सॉल्वेंट में यहां कम होगी, तो हायर टू लोअर वो पास आउट कर जाएगी। तो मेरी बात समझ गए, इट इज द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग impurity through a suitable membrane by the process of by the means of diffusion is known as dialysis। क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर हम परसिस्टेंट डायलिसिस करें, परसिस्टेंट मतलब लंबे समय तक, परसिस्टेंट
लंबे समय तक अगर डायलिसिस करेंगे तो जो ये कोलाइड पार्टिकल है जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज, ये जो कोलाइड पार्टिकल है इनमें कुछ चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, कुछ चार्ज होगा। तो वो जिनके कारण वो चार्ज हैं उनकी साइज भी 1 नैनोमीटर से कम होती है। मान लीजिए NaCl, Na पॉजिटिव वहां एक्वायर है तो उनकी साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है। अगर मैं लंबे समय तक यहाँ पे रखूंगा, इसको ऐसे सस्पेंड किए रहूंगा, इस एक बैग है जिसमें कोलाइड सोल्यूशन, तो यहां से क्या हो जाएंगे, यहां से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट भी पास आउट हो जाएंगे जिनके कारण कोलाइड पार्टिकल चार्ज को कैरी करता है। ध्यान रखना, चार्ज को कैरी करता है। तो जब चार्ज हट जाएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल हो जाएंगे फिर वही डेफिनेशन पकड़ो, एग्रीगेट हो गए न्यूट्रल के बाद, एग्रीगेट हो गए क्या हो जाएंगे, साइज बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी तो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी दे विल सेटल डाउन। तो एक क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत आता है, परसिस्टेंट डायलिसिस में क्या होता है, परसिस्टेंट डायलिसिस में कोगुलेशन होता है, कोगुलेट हो जाएंगे, और डायलिसिस में क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है। तो इंपॉर्टेंट थिंग समझना, ड्यूरिंग द डायलिसिस प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स टेक प्लेस। ड्यूरिंग द परसिस्टेंट डायलिसिस, परसिस्टेंट डायलिसिस मतलब लंबे समय तक अगर डायलिसिस करोगे तो दे विल टेक प्रेसिपिटेट या दे विल स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट। व्हाई? बिकॉज रिमूविंग ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द कोलाइड्स, ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट्स, वो भी पास आउट हो जाएंगे। क्लियर हो गया परसिस्टेंट। अच्छा, ये जो डायलिसिस प्रोसेस है, ये डायलिसिस प्रोसेस बहुत स्लो है। डायलिसिस प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो, इनका प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो फिर मैं क्या करूं, जब प्रोसेस स्लो होता है इसको फास्ट करने के लिए एक अलग टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब इसमें क्या होगा, इसी टू स्पीड अप डायलिसिस प्रोसेस we apply the electric current that is known as the electrodialysis। तो यहां पे क्या कर दो, यहां पे चार्ज लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दो। क्या कर दो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दो। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो यही आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा और जल्दी कोलाइड्स प्यूरिफाइड हो जाएंगे। एक तो ये प्यूरिफिकेशन बाय द डायलिसिस। याद रखना तुम लोग बेटा एक चीज और, जब मैं इसी पहले बता रहा था कि देयर आर वेरियस वे टू कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन, तो वहीं पर एक चीज आई थी, बहुत सारे बताया था मैं, परसिस्टेंट डायलिसिस के बारे में नहीं बताया था, तो वहां भी ऐड कर लेना, परसिस्टेंट बाय द परसिस्टेंट डायलिसिस के द्वारा भी कोगुलेशन कंप्लीट होता है। अब आ गया तुम्हारा 8 में बाय द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। क्या आ गया, बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन, बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दूसरा है बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब बोलोगे सर अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या, फिल्टर करना, लेकिन अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो ऑर्डिनरी ये फिल्टर पेपर होते हैं तो उनके जो डायमीटर्स होते हैं, ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर होते हैं तो उनके जो डायमीटर्स होते हैं वो 1000 नैनोमीटर से एबव होते हैं। तो क्या होता है, उनसे कोलाइड पार्टिकल भी पास आउट हो जाते हैं। तो हम क्या करें, अगर मैं ऐसे सिंपल फिल्टर पेपर को जिसके पोर को मैं कम कर दूं, जो पोर का डायमीटर वो कम कर दूं, लेस देन 1 नैनोमीटर कर दूं, तो क्या होगा, कोलाइड पार्टिकल तो पास आउट नहीं होंगे लेकिन इम्प्योरिटी विल बी पास आउट।
जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से कम होगी। तो ऐसे सिंपल फिल्टर पेपर जिनके पोर की साइज 1 नैनोमीटर से कम हो जाए उनको अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोलते हैं, और उनके द्वारा कोलाइड सॉल्यूशन की इम्प्योरिटी को निकालना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। द सिंपल फिल्टर पेपर या फिल्टर पेपर इन विच द साइज ऑफ पोर इज लेस देन 1 नैनोमीटर, देन सच फिल्टर पेपर इज नोन एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ओके, तो हम कैसे करेंगे, जैसे ये एक सोल्यूशन है, इसको बोलते हैं कोलाडियन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? कोलोडियन सोल्यूशन। कोलोडियन, थोड़ा सा देख बेटा, उसकी थोड़ी स्पेलिंग मुझे मिस्टेक लग रही थी। कोलोडियन सोल्यूशन। अब कोलोडियन सोल्यूशन क्या है? कोलोडियन सोल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ या इज द सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। तो इसमें क्या करते हैं हम, इस सोल्यूशन में हम सिंपल फिल्टर पेपर, इट इज द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, इसमें सिंपल फिल्टर पेपर डिप करते हैं कोलोडियन सोल्यूशन में, तो जिससे उसके पोर में ये सेलुलोज इट इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोसेलुलोज, solution of nitrocellulose in the mixture of alcohol and ether is known as collodion solution। तो इसके पोर को क्या कर लेते हैं, उसके पोर पे अकुमुलेट हो जाते हैं, जिससे कि उसके पोर की साइज कम हो जाती है। आफ्टर इट बी सोक्ड फिल्टर पेपर विथ फॉर्मल्डिहाइड सोक्ड करते हैं हम इसको, सोक्ड सुखा लेते हैं इसको, मतलब इसमें एब्जॉर्ब करा लेते हैं, जिससे कि हार्डनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? हार्डनिंग, वो पेपर हार्ड हो जाता है, और ड्राई करके हम लोग उसको क्या बना लेते हैं? अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है बताओ? इट इज द फिल्ट्रेशन बाय द अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनते हैं? Ultra filter paper is formed by the dissolving simple filter paper to the collodion solution, and after it we soaked this filter paper to the formaldehyde solution and then dry it and we get ultra filter paper। एक सिंपल में बोल रहा हूं, एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ले लो, उसको आप कोलोडियन सॉल्यूशन में डिप कर दो। डिप करने के बाद उस पेपर को हम फॉर्मल्डिहाइड में सोक्ड कराते हैं, जिससे कि वो फिल्टर पेपर हार्ड हो जाए, और बाद में हम सुखा लेंगे तो जो फिल्टर पेपर का डायमीटर 1000 नैनोमीटर से एबव था वो लेस देन 1 नैनोमीटर हो जाएगा, जिससे कि वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली चीज। क्वेश्चन बोलोगे सर ये कोलोडियन सॉल्यूशन है क्या? तो कोलोडियन सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। क्वेश्चन कभी एक नंबर का आ गया, व्हाट इज द कोलोडियन सॉल्यूशन? तो आप बोलोगे कोलोडियन सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। अब फॉर्मल्डिहाइड जानते हो क्या? HCHO, उसको सोक्ड करते हैं किसके लिए? हार्डनिंग के लिए, हार्डनिंग के लिए, मतलब फिल्टर पेपर क्या हो जाए? हार्ड हो जाए, उसके बाद हम सुखा लेंगे तो और हार्ड हो जाएगा, और जो भी होगा सोक्ड करके प्रॉपरली अपने पोजीशन पे वो अटेन कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आज हमने प्यूरिफिकेशन डिस्कस कर लिया, हाउ टू प्रेसिपिटेट कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया, बताया तो मैं बाई एडिंग अपोजिट चार्ज कोलाइड्स, बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, बाई बॉइलिंग, बाई परसिस्टेंट डायलिसिस एंड बाई इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में ही आया आपका हार्डी सुलजे प्रिंसिपल।
हार्डी-सुलजे प्रिंसिपल भी आया, जिसके अकॉर्डिंग द पावर ऑफ कोगुलेशन ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ बैलेंसी ऑफ द आयन। क्लियर? कोगुलेटिंग वैल्यू बता दिया, मैंने बताया कि कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोगुलेटिंग वैल्यू, एग्जांपल देखिए बताया था। मेरे हिसाब से ये हो गया। कल नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं प्योरिफिकेशन बता दूंगा, आपको प्योरिफिकेशन बता दिया, प्रिपरेशन बता दूंगा, और मेरे हिसाब से इसके बाद एक प्रोटेक्टिव कोलाइड से 2 पॉइंट बच रहे हैं। इसके बाद सेकेंड टर्म का आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। ओके बेटा।